आज मैं भारत पर मंगोल आक्रमण और मंगोलों के बारे में चर्चा करूंगा। मंगोल आक्रमणों का दौर भारत में सल्तनत के सुल्तानों के प्रारंभिक दिनों से ही शुरू हो जाता है। मंगोल मध्य एशिया में चीन के गोबी मरुस्थल के रेगिस्तान के निकट घास के मैदान के निवासी थे। ये अर्धसभ्य लोग थे और घूमने फिरने वाली कह सकते हैं कि ये खाना बदोश जाति थी। बड़े गंदे रहते थे, सभी प्रकार के मांस खा जाते थे, कबीलों में विभाजित थे। जैसे कबीले होते हैं तो छोटे बड़े कबीलों में विभाजित थे और स्त्री पुरुष के बीच में नैतिकता का कोई संबंध नहीं होता था। जो मध्यकाल है या दिल्ली सुल्तानों का समय है, लगभग उसी समय चंगेज खां के नेतृत्व में तेमुचिन नाम था, चंगेज खां के नेतृत्व में संगठित प्रयास किया था। जो है सारी दुनिया में, मध्य एशिया में खास तौर पर इन्होंने आतंक फैलाया, लूटपाट की और बहुत बुरी तरीके से जहां भी जिस देश में जाते थे फसलों को नष्ट करते थे, लूट लेते थे। कोई राज्य स्थापित करने का इनका कोई न विचार था, न कोई राज्य व्यवस्था स्थापित करने की कोई नीति थी। केवल एक तरीके से कह सकते हैं जो लूटपाट करना, अपनी उदर पूर्ति करना और आतंक फैलाना। इसके अलावा जो है 14वीं शताब्दी में तो ये हाल था कि एशिया और यूरोप में आतंक का ये पर्याय थे। जहां इनकी चर्चा होती थी लोग घबरा जाते थे कि मंगोल जो है अगर पहुंच जाएंगे तो उस देश को नष्ट कर देंगे, उस देश की जनता को नष्ट कर देंगे, मस्जिदों को नष्ट कर देंगे, मंदिरों व गिरजा घरों को नष्ट करना, धर्म ग्रंथों को जलाना। और प्रारंभिक दिनों में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम जो है स्वीकार कर लिया था। तो दिल्ली सुल्तानों का जो समय है, प्रारंभिक 100 वर्षों का जो जीवन जो है कार्यकाल है, उसमें बहुत बुरी तरीके से जितने भी सुल्तान हुए इनके आतंक से त्रस्त रहे, इनके आक्रमणों से त्रस्त रहे। शुरुआती दौर में ही हम देखें अगर तो इल्तुतमिश के समय में 1220 में खारिज के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उसका जो शासक है वो कैस्पियन सागर की ओर भाग गया था और उसका जो युवराज है वो भारत की सीमा पर आ डटा और भारत से संरक्षण मांगा था। क्योंकि वो इल्तुतमिश का समय है और इल्तुतमिश के समय में वास्तव में टर्किश राज्य भारत में स्थापित हो रहा था, लेकिन एक राजनयिक शिष्टाचार है कि आश्रयदाता को संरक्षण देना चाहिए। इस वजह से थोड़ा सा वो जो है अनिश्चय की स्थिति में आया, लेकिन उसको ये बात समझ में आई कि अगर यदि मंगबर्नी का, जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए अगर मंगोल उसके देश पर चढ़ाए तो न्यू एस्टेब्लिश जो नव स्थापित तुर्की राज्य है वो स्थापित होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक यहाँ के मौसम के बारे में बताया कि यहाँ की जलवायु आपके प्रतिकूल है, यहाँ आप आएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस तरीके का अनुरोध अनुनय विनय करके मंगबर्नी को पश्चिमी सीमा पर ही रोका और भारत में प्रवेश होने से, भारत के अंदर आने से मना किया। तो तुरंत तो बड़ा नाराज हुआ मंगबर्नी, उसको लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, उसको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन परिस्थितियां बदली और लौट गया। तो इल्तुतमिश ने बड़ी विनम्रता के साथ मना कर दिया और जो है ये स्पष्ट कर दिया कि जो है अगर मंगोलों से बचना है और मंगोलों से इस देश को बचाना है, टर्किश राज को बचाना है, तो उसकी चुनौती का सामना करने की स्थिति में वो वास्तव में नहीं है। फिर उसके बाद काशलू का आक्रमण हुआ। हुलागू के समय में कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद का जो समय है 1246 से 1266, उस बीच राजनयिक संबंध स्थापित किया। वो समय वास्तव में बलबन का ही कहा जाएगा, क्योंकि बलबन नायब मुमालिक था, असिस्टेंट ऑफ द स्टेट था, तो सब कुछ उसी की चलती थी। तो हुलागू से राजनयिक संबंध, यानी दोनों देशों ने एक दूसरे से राजदूतों का आदान प्रदान किया था। इसी तरीके से जलालुद्दीन खलजी के सामने में हुलागू के नाती ने 1292 में आक्रमण किया और 1299 में अलाउद्दीन खलजी के समय में कुतुलुक ख्वाजा और 1303 में तारगी के आक्रमण हुए, जिसको किसी तरीके से अलाउद्दीन खलजी जो कि सशक्त शासक था, एफिशिएंट व्यक्ति था, तो उसने उस सत्ता को, मंगोलों की चुनौती को स्वीकार किया और सीमा के अंदर प्रवेश करने से रोका। फिर तारमासीरी का 1328-29 में आक्रमण होता है, बदायूं तक चढ़ाया। मोहम्मद बिन तुगलक का समय है 1328, तारमासीरी ने बदायूं तक पहुंचकर आक्रमण किया और फिर किसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उसका सामना किया और लौट गया। फिर बहुत बाद में हम चर्चा करेंगे 1398 में, 1398-99 में तैमूर ने 1369 में समरकंद में राज्य स्थापित कर लिया था, यानी कि मंगोलों का राज्य धीरे धीरे स्थापित हुआ। तो तैमूर का जो आक्रमण था उसने बड़ा कष्ट दिया था और तुगलक वंश के पतन का वही बड़ा महत्वपूर्ण नासिरुद्दीन महमूद जो तुगलक शासक है उसका समय है और उसने वास्तव में
पूरी तरीके से दिल्ली को नष्ट किया, लूटा और पूरे दिल्ली के राज्य को, उत्तर भारत को नष्ट करके वापस लौटा और सैयद वंश के खिज़्र खां को वहां का शासक बनाकर दिल्ली का गवर्नर बनाकर वापस गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संपूर्ण दिल्ली के राज्य को किस तरीके से मंगोल आक्रमणों का भय जो है पराक्रांत करता रहा और बड़ी विवशता रही इन लोगों की जो है कि उनका सामना कैसे करें, संपूर्ण शक्ति लगाते रहे। बलबन ने तो पूरा किलेबंदी की थी, फोर्टिफिकेशन किया था कि मंगोल आक्रमण का सामना जो है करने के लिए सीमा पर ही उनको रोका जाए, क्योंकि आप जानते हैं जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व का भाग है, यूरोपीय शक्तियों के आने से पूर्व सामुद्रिक मार्ग से जब तक यूरोपीय शक्तियां डच, पुर्तगीज, पोलिश, अंग्रेज नहीं आए तब तक सारे आक्रमण या वाह जो है जितने भी प्रवेश हैं वो मध्य एशिया से या दुनिया के किसी भी देश से वो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की सीमा से ही आए थे। तो एक तो वहां के जो दर्रे हैं, जो पतले सकरे रास्ते हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, खैबर, बोलन, कुर्रम, तोची, गोमल, इन दर्रों का जो पतला सकरा प्रवेश मार्ग है उसके माध्यम से बड़ी तेजी से ये चले आते, पता भी नहीं चलता था, वो आक्रमण हो जाया करते थे। आज भी परिस्थितियां जो भारत पाकिस्तान की समस्या है, बहुत कुछ जो है वैज्ञानिक उपकरण और वैज्ञानिक विधियां अपनाई गई हैं, सेना ने बड़ी मजबूत स्थिति सामना किया है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से पे बाढ़ लगाना या सीमांकन करना बड़ा कठिन होता है और उस युग में तो बड़ा कठिन था। तो यूरोपियन शक्तियों को जब सामुद्रिक मार्ग का ज्ञान हुआ तो उससे पूर्व जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी आक्रमण है, मंगोलों का आक्रमण, इससे बीच बीच में बहुत से आक्रमण हुए हैं, बहुत सी छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन मंगोलों ने वास्तव में 100 वर्षों का जो समय है दिल्ली सुल्तानों का, उसको बड़ा कष्ट पहुंचाया था और तैमूर के आक्रमण ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। 1526 में जो बाबर है, बाबर भी मंगोल वंशी है, वो चूंकि जो है चंगेज खां और तैमूर का ही वंशज है, मातृपक्ष और पितृपक्ष से, और उसका यह दावा था कि तैमूर जैसे आ गया था, वैसे जैसे चंगेज खां ने भारत पर चढ़ाई की थी तो वैसे ही उसका जो पैतृक अधिकार है कि यहाँ की सत्ता को प्रभावित किया जाए और यहाँ शासन स्थापित किया जाए। तो बाबर के आने का, ही वाज आल्सो मंगोल, तो बाबर के आने का मार्ग प्रशस्त किया था इन मंगोल आक्रमणों ने। सारी दुनिया में अर्ध सभ्य जाति ने पूरी तरीके से उस युग में आतंक फैला रखा था, बड़ा प्रभाव पड़ा था भारतीय राज व्यवस्था पर, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर, भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था पर बहुत कुछ असर डाला था इन मंगोल आक्रमणों ने। कभी चैन से ये बैठ नहीं पाए। बाबर का ज्येष्ठ पुत्र 1285 में मारा ही गया था, मंगोला मोहम्मद की मृत्यु हुई थी मंगोल आक्रमणों के दौरान ही। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का गवर्नर को नियुक्त किया था, एक सुदृढ़ जो है किलेबंदी उसने की थी और कह सकते हैं कि वो मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोकने में सफल हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सफलता प्राप्त की थी, लेकिन जहां कमजोर शासक वे तो पश्चिम की सीमा तक, पंजाब तक ये लोग चढ़ाते थे और जो है बड़ा मुश्किल होता था राज्य को चलाना और इनका सामना करना। प्रभाव की बात करें आप तो नियंत्रित कर दिया था दिल्ली सुल्तानों को पंजाब तक, सीमा का निर्धारण कर दिया था मंगोलों ने कि इसके आगे अगर बढ़ेगी सीमा, साम्राज्य विस्तारक नीति अपनाएंगे तो निश्चित रूप से मंगोलों का सामना करना पड़ेगा। मंगोल जैसी बर्बर और असभ्य जाति का सामना करने के लिए तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कतई तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ स्थानीय जनता उनका कहीं न कहीं विरोध करती थी और हिंदू पॉपुलेशन पर एक दूसरे प्रजाति का, दूसरे धर्मावलंबी का शासन, वास्तव में दूसरे थाट के लोगों का शासन जो यहाँ का राजपूत है, यहाँ का जो हिंदू समाज है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो ये उस समय तक मुगलों जैसी स्थिति नहीं थी कि अकबर का समय रहा हो, जहाँ की जो है सामान्य स्थिति हिंदू मुसलमान सब साथ बैठने लगे हों, सबके साथ एक जैसी जो है भावना शासक वर्ग के अंदर भी पैदा हो गई हो और सत्ता में उनको स्थान देते रहे हों। प्रारंभिक सुल्तानों के समय में तो निश्चित रूप से मुसलमान और टर्क अपने लोगों पर ही भरोसा कर सकते थे और सत्ता का भागीदार बना सकते थे। तो ये भी एक कारण था कि मंगोलों की शक्ति का सामना करने की वो सामर्थ्य, वो बैकिंग जो है नहीं थी दिल्ली सुल्तानों के पास, न वो कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए वो पंजाब तक ही सीमित रह गए। फिर दिल्ली सुल्तान की साम्राज्यवादी नीति पर नियंत्रण, जो मैंने बताया कि जो है उस पर कंट्रोल किया कि साम्राज्य विस्तार की एक सीमा है, उसके आगे नहीं जा सकते। सुल्तानों द्वारा कठोर नीति अपनाई गई, अपने लोग जो शासन व्यवस्था में कठोरता, जो हर दृष्टि से अगर आप देखें तो जो बाजार नियंत्रण नीति है या कर लेने की जो प्रणाली है
अक्ता जो व्यवस्था लागू की गई, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। एक दिमाग में बात शासकों की रहती थी, व्यवस्थापकों की, कि मंगोल आक्रमणों के लिए अपने को व्यवस्थित करना है, इसलिए अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, बड़ी सेना रखनी है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना है। पूरा ध्यान भी इस अनिश्चय की वजह से आज भी हम देखते हैं, जब देश में की सीमाएं जो है असुरक्षित होती हैं, तो निश्चित रूप से अंदर जो शासक वर्ग है वो ध्यान नहीं। आज डेमोक्रेसी में हम लोग बैठे हैं, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लेकिन जब सीमाएं असुरक्षित होंगी, सीमाओं पर तनाव होगा, तो देश निर्माण की बात या देश के विकास की बात उतनी तेजी से हम नहीं कर सकते हैं, वो एक असंभव जैसी लगती है। तो उस युग के लिए तो बहुत विचित्र स्थिति कि दूसरे विदेशी आक्रमणकारी के रूप में टर्कों ने भारत पर राज्य स्थापित किया था, तो अपने को उखाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए प्रशासन पर पूरा ध्यान देने के बजाय उस सीमाओं पर और मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध ध्यान देते थे। फिर पंजाब से आगे ये बढ़ नहीं पाए। सुल्तान निश्चिंत होकर राजधानी छोड़ नहीं सके। राजधानी एब्सेंटी मोनार्की, अगर बहुत दिन तक शासक राजधानी से बाहर है तो दरबारी गुट प्रबल हो जाते थे, अव्यवस्था फैल जाती। जब तक राज्य में शांति नहीं होती थी तब तक शासक या सुल्तान राज्य की सीमा से, राजधानी की सीमा से बाहर भी नहीं जा पाता था। तो एक बहुत बड़ा जो है दिमागी एक दबाव रहता था कि अगर जो है दिल्ली को छोड़ा तो ये मंगोल कहीं ना कहीं चढ़ाएंगे और जो है राज्य को क्षति पहुंचाएंगे, राज्य की अव्यवस्था को जो है अनियंत्रित कर देंगे। सल्तनत का उन्मूलन करने वाले दो तत्वों का नाम बताया हमने। एक तो 1398 में तैमूर का आक्रमण और 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर। तो सल्तनत के उन्मूलन में इन मंगोलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से बात करें तो सैनिक शक्ति बढ़ानी पड़ी, सुल्तानों को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी पड़ी। इसके लिए अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा लगाना पड़ा, क्योंकि मंगोल आक्रमणों को नियंत्रित करने के लिए अपने एक सशक्त सैन्य सामर्थ्य की आवश्यकता थी, जिसका उपयोग उनको सीमाओं पर करना पड़ा। इसलिए अर्थव्यवस्था का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा उसमें लग जाया करता था। इनका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था पर मंगोलों का। हमने बताया भी कि मंगोल कोई कहीं जो है राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे। नगर ग्राम फसलों को नष्ट करना, व्यापार चौपट ही हो जाता था और निर्यात में कमी आ गई। जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई। सामाजिक स्थिति पर अगर ध्यान दे तो एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया कि दिल्ली के सुल्तान विलासी थे, इनकी विलासिता पर मंगोलों ने अंकुश लगाया, क्योंकि सारा ध्यान वहीं ऐश्वर्य में, अपने लिप्सा में या अपने व्यक्तिगत जो है अभिरुचि के मनोरंजन में वो समय नहीं दे पाए, क्योंकि मंगोल आक्रमणों का सरदर्द उनके सर पर सवार रहता था, तो पूरा ध्यान वहीं रहता था। फिर सांस्कृतिक अवरोध पैदा हुआ। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से कोई कल्चरल व्यक्ति नहीं थे जिनके संपर्क में आने से भारतीय संस्कृति का विकास होता। अवरुद्ध भले कर दिया। जो सांस्कृतिक विकास है वो कहीं आप निश्चित रूप से जाने कि जब शांति काल होती है तभी कल्चर का डेवलपमेंट होता है, संस्कृति का विकास तभी हो सकता है। कुछ अच्छा करने की सोच तभी मनुष्य के मन में पैदा होगी जब शांति होगी। तो अशांति पैदा की और जो है कोई सांस्कृतिक विकास मंगोल आक्रमणों के भय से नहीं पैदा हो पाया। संस्कृति पर कोई प्रभाव डाल भी नहीं सकते थे। मध्य एशिया में मंगोलों के विनाश के कारण बहुत से विद्वान दिल्ली से, बगदाद आदि से दिल्ली आए, मध्य एशिया से, और यहाँ आकर दिल्ली दरबार में संरक्षण प्राप्त किया। और आप निश्चित रूप से जाने कि एक कला और साहित्य का केंद्र बन गया दिल्ली, जिससे जो है काहिरा और कुस्तुनतुनिया से प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो बाहर जिन देशों पर आक्रमण किया, जिन देशों के विद्वान वहां से भगे, वो भारत में आए और भारत के सांस्कृतिक और जो है साहित्यिक विकास में बड़ा योगदान किया। धन्यवाद।